फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स जोन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 के साथ, जो कि चल रही है अकाउंटिंग क्लास 11 का चैप्टर 1 की सीरीज व्हाट इज अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के अंदर शुरू से लेकर एंड तक होता क्या क्या है। अब इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं हमारे बिजनेस के लिए, और अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं, यानी कि अकाउंटिंग फॉलो करने के व्हाट आर द लिमिटेशंस। अच्छा, उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आपको प्लीज मेरा चैनल लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और मेरी सारी वीडियोस को शेयर करना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स तक मेरी वीडियोस को पहुंचा सके। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। अब हम बात करते हैं इनिशियली एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि किसी की भी बुराइयां गिनने से पहले हमें उसकी अच्छाइयां देखनी बहुत जरूरी है। और जहां तक हम जानते हैं अकाउंटिंग की अच्छाइयां ज्यादा है और बुराइयां बहुत लिमिटेड है। चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट एडवांटेज व्हिच इज इट गिव्स बिजनेस इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग, जैसा आप जानते हो कि इसका पूरा जो गेम है वो रिकॉर्डिंग, समराइजिंग और अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने से रिलेटेड होता है। तो अगर आप अपने बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू आपके पास मिल ही जाएगी। तो ये आपकी पहली एडवांटेज है कि आपके बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट, हर चीज जो है वो सब कुछ रिकॉर्ड होती है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन छूटती नहीं है, राइट। सो ये तो ऑब्वियसली हमारी पहला बेनिफिट है ही। उसके अलावा इट असिस्ट मैनेजमेंट। असिस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक बिजनेस के अंदर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो होते हैं आपकी मैनेजमेंट। जैसा आप जानते हो कि मैनेजमेंट इज द सोल ऑफ एनी बिजनेस। मैनेजमेंट के बिना कोई भी बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलता। तो अब मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेजमेंट का काम होता है हर चीज के लिए डिसीजन मेक करना, राइट। कि अब हमें फर्दर स्टेप्स क्या करने हैं, हमारी कंपनी कितनी अच्छी चल रही है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो ये सारे जो डिसीजंस हैं ये मैनेजमेंट किस बेसिस पे लेती है? ये मैनेजमेंट आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर लेती है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमारी बैलेंस शीट में कितने एसेट है, हमारे सर पे कितनी उधारियां हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि हमारे जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं उसको देखकर लेती है। तो ये डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग किस तरह हेल्प करती है? असिस्ट मैनेजमेंट, राइट। आपको क्लियर हो गया कि कैसे ये बेनिफिट है। चलिए अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इट रिप्लेसेस मेमोरी। अब आप सोच रहे होंगे अकाउंटिंग तो एक लैंग्वेज है, इसका मेमोरी से क्या लेना देना। तो बच्चों, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? हर जगह रिकॉर्ड होती हैं, और क्योंकि हमारे पास हर ट्रांजैक्शन का एक एविडेंस होता है, हम एक एविडेंस के बेसिस पे हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये ट्रांजैक्शन हमने किस लिए लिखी थी या ये कब की एंट्री है। हर चीज हमारे पास एविडेंस यानी प्रूफ यानी वाउचर्स हर चीज के साथ अवेलेबल होती है। दैट इज वाई इट हेल्प्स टू रिप्लेस मेमोरी। मतलब कि हमें एज अ ह्यूमन कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके सॉफ्टवेयर में, आपके रिकॉर्ड्स में हर चीज रिकॉर्डेड विद प्रूफ्स होती हैं। तो बस अकाउंटिंग खोलो और आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है एविडेंस इन कोर्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है ये पूरी तरह से लीगल होती है, रजिस्टर्ड होती है, और हमारे पास हर ट्रांजैक्शन के प्रूफ अवेलेबल होते हैं। अब जैसे आप शॉप पे जाते हो कोई भी चीज खरीदने, तो वो क्या करते हैं, आपको उसका बिल देते हैं और एक बिल की कॉपी उनके अपने पास लिखी होती है। तो उसी को कहते हैं एविडेंस, यानी कि हर ट्रांजैक्शन का उनके पास हिसाब होता है कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई, कितने की हुई, किसे दी। तो वो जो बिल्स हैं उनको वो प्रूफ की तरह भी यूज कर सकते हैं। कभी इन फ्यूचर कोर्ट में जरूरत पड़े या आपकी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लीगलाइज करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए इसको हम एविडेंस इन कोर्ट में यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज अनदर एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इट हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अकाउंटिंग हेल्प कैसे करती है। देखिए,
जब आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम अपने पूरे साल का हिसाब देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या हमें कितना लॉस हुआ है। अब सपोज करिए आपका बिजनेस शुरू हुआ 2011 में और पूरे 2011 में आपको XYZ प्रॉफिट हो गया। उसके बाद जब आपको 2012 में प्रॉफिट हुआ तो क्यों ना आप पिछले साल के प्रॉफिट्स से कंपेयर करके देखोगे? क्यों नहीं देखोगे? आपको अपनी ग्रोथ देखनी है। भाई पिछले साल में 2 लाख कमाया हूँ, इस साल मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स आई एम ऑन अ ग्रोथ स्टेज। तो आप ऑब्वियसली अपने पिछले साल की सारी चीजों को मैच करके देखोगे। तो वो जो मैचिंग है, मैच करके देखना, कंपेयर करके देखना कि लास्ट ईयर से इस ईयर या पिछले 10 साल पहले से इस ईयर या पिछले 5 साल पहले से इस ईयर मैं कितना आगे बढ़ा हूँ या कितना पीछे गया हूँ। ये सारी बात देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कंपेयर करने पड़ते हैं अपने पुराने स्टेटमेंट्स और करंट स्टेटमेंट। तो इसे कहते हैं हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, जब हम अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंटिंग बनाती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब क्योंकि आप लोग जस्ट अभी 11th में आए हो, आपको नहीं पता ये पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार एक नया ही बिजनेस शुरू करो। अगर कोई भी लड़का कहता है कि भाई मैं तो बड़े होकर बिजनेस करूंगा, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हमेशा एक नया बिजनेस खोलो, यानी एक स्टार्टअप ही करो। हो सकता है कि आपका एक चला चला है फ्रेंड्स का बिजनेस हो और आप सोचो कि क्यों मैं नया बिजनेस करूं, मैं इसी बिजनेस के अंदर पार्टनर बन जाता हूं पैसे डाल के। ये हो सकता है आप सोचो कि मैं एक कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता हूं उसके शेयर खरीद के। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन अपने ही नए बिजनेस के साथ सोच रहा है। बिजनेस ऐसे भी चलता है कि चले चला है बिजनेस में के अंदर जाके पार्टनर बन जाओ। तो जब आप किसी चले हुए बिजनेस के अंदर पार्टनर बनना चाहते हो, उसमें भी आपको अकाउंटिंग के सारे रिकॉर्ड्स देखने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर एक नया बंदा आता है बिजनेस के अंदर तो वो अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले सालों के देखते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ये सब जो पूरा कार्यक्रम चलता है, इसके अंदर हमारी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दैट वाई इट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। जब आपको नया पार्टनर को एडमिशन देना होता है, या कभी कभार क्या होता है कि 4 पार्टनर काम कर रहे हैं और उनमें से एक बोलता है कि नहीं मैं तो बिजनेस छोड़ रहा हूँ, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। तो रिटायरमेंट के केस में भी सेम यही होता है, अकाउंटिंग बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इसके अलावा आपको अपनी बुक्स में और भी बहुत सारी एडवांटेजेस मिल जाएंगी, बट अभी तक के लिए आपको सिर्फ इतनी ही याद रखनी जरूरी है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। वैसे तो इस बार जो है एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब कुछ MCQ के फॉर्म में पूछे जाएंगे। तो जब हमारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा पूरा, तब हम इसके काफी सारे MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जो कमी रह गई है हम उसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज डिसएडवांटेजेस इन अकाउंटिंग। अब देखिए, फायदे तो हमने जान लिए, बट जो भी इसकी कमियां हैं अकाउंटिंग के अंदर, कमियां तो कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं भी है, बट जो है वो हमें सीखनी तो पड़ेंगी, राइट। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो आपके आगे, लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेजेस, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहली लिमिटेशन जो सब आप लोगों के आगे दिख रही है वो है इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर हम अकाउंटिंग की एक्यूरेसी के ऊपर बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने शो किया है कि हाँ भाई ये जो बिल्डिंग है ये हमारे बुक में 10 लाख की शो हो रही है, ऑब्वियसली हम अपने एसेट की जो वैल्यू है वो तो लिखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी इसकी वैल्यू 10 लाख ही एक्चुअल में होने वाली है। ऑल्दो हम अपने अकाउंटिंग में सारी जो ट्रांजेक्शन्स है उनको बहुत सारे एविडेंसेस और प्रूफ्स के बेसिस पे करते हैं। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी लिख दिया, हमारी किताबें हम कुछ भी लिखते रहे, बट यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमी होने के चांसेस हैं। तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में काउंट होती है। इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। और भी बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने एक छोटा सा बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कभी कभी अकाउंटिंग के अंदर हम ऐसी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देते हैं जिसको हम रियलिटी से कनेक्ट नहीं कर पाते। अब ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती है? ऐसी ट्रांजेक्शन्स की हमारे जो डेटर्स हैं वो सारे के सारे बैड डेट हो सकते हैं, या फिर
हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो एक्चुअल में होगा या नहीं होगा। तो काफी ऐसी ट्रांजेक्शंस होती है जो अकाउंटिंग में हम एक्चुअल में देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है ना, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये सिर्फ बुक्स में होता है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा कहाँ है। तो वही जब हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज तैयार कर रहे थे तो कुछ ऐसे भी पॉइंट्स थे जो हमें अब जाके दिखता है कि ये तो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है, इसका एक्चुअल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, राइट। जैसे कि अकाउंटिंग ये कहती है कि आपको ये अज्यूम करके चलना है, ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि हमारा जो बिजनेस है ये ताउम्र चलेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो हम अज्यूम तो कर लेते हैं, बट क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमारा बिजनेस सालों साल चले, कभी बंद ही नहीं होगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कभी तो बिजनेस बंद होगा। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कन्वेंशंस हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, आप साइड से डिस्कस करेंगे, वहां आप समझ जाओगे कि ये कौन सी लिमिटेशन की बात हो रही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरी कमी जो हम अकाउंटिंग में देखते हैं विच इज इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अब क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है किसी भी इंसान की पैसे से हटकर जो क्वालिटीज होती है। जैसे कि अगर आप किसी की वर्थ कैलकुलेट करो कि हाँ भाई इस बंदे की वर्थ अच्छी है, इसको 20 लाख का पैकेज दे दो, 40 लाख का पैकेज दे दो, वो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी हो गया। लेकिन अगर किसी का पैकेज कम है लेकिन फिर भी आपको यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, क्यों? हालांकि इसका पैकेज कम है तो ये बढ़िया कैसे हो सकता है? अकाउंटिंग तो हर चीज सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में काउंट करती है। अगर वो बंदा लॉयल है, पंक्चुअल है, आपके लिए फेथफुल है, तो ये सब क्या है? ये आपके बिजनेस के लिए प्लस पॉइंट है उसकी तरफ का। बट ये सारी चीजें जो है हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ये बंदे की वैल्यू क्या है, कितना पैकेज है इसका, मनी के टर्म्स में ये हमें कितना प्रॉफिट दिला रहा है। भले ही इतना अच्छा सेल्समैन ना हो, लेकिन इसकी क्वालिटी ऑफ लॉयल्टी, इसकी अच्छी अच्छी जो सारी बातें हैं, उसकी वजह से आपको इसे बिजनेस में रखना पड़ रही है, आप अकाउंटिंग में शो नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि पुराने लोग जो है अपने 20-20 साल पुराने नौकरों को, मतलब जो शॉप्स में ओनर्स होते हैं, आप कहीं भी चले जाओ, चांदनी चौक का मैं एग्जांपल दे देती हूँ, आप देख रहे होंगे वहां पे जो नौकर है वो इतना बुढ़ा होता है, 20-25 साल पुराना होता है कि उससे काम भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे निकालते नहीं है। हम कस्टमर्स भी कहते हैं कि अरे इसको बदल के ना दूसरा लड़का ले आओ जो फटाफट काम करे, आपका सारा बिजनेस खराब कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें जो बिजनेसमैन होते हैं वो निकालते नहीं है। उसका रीजन क्या होता है कि ये पुराना स्टाफ है, ये बिजनेस को अपना समझ के करता है। नए लड़के तो कल आए और आज चले गए, ये स्टोरी है। तो वो जो ट्रस्ट वर्दीनेस, जो बॉन्डिंग बन जाती है ना, वो अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की भाषा समझती है, लैंग्वेज ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अब इग्नोर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इग्नोर कर देना, यानी कि हम उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। और प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर महंगाई आ गई या रिसेशन आ गया, या अब जैसे कि हमने देखा है कि पैंडेमिक हमारे सामने आया, हर चीज का रेट एकदम से ऊपर नीचे हो गया, तो ये सब चीजें जो है ये अकाउंटिंग कंसिडर नहीं करती। अकाउंटिंग कहती है अगर कोई चीज 10 लाख की है तो कल भी वो 10 लाख की होगी, परसों भी वो 10 लाख की होगी, 10 साल बाद भी वो 10 लाख की ही होगा हमारे बुक में। हम उसे उल्टा डेप्रिशिएट और कर देते हैं अप्रिशिएट करने की जगह, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें, छोटी मोटी चीजें, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, ये सब अकाउंटिंग जो है कंसिडर नहीं करती, इसीलिए ये अकाउंटिंग की डिसएडवांटेज। और अब चलते हैं अकाउंटिंग की बिल्कुल लास्ट डिसएडवांटेज की तरफ, विच इज विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को सजा के एकदम दुनिया के आगे प्रेजेंट करते हैं, मतलब अंदर, जैसे आप आजकल हर कोई जानता है कि जितनी भी इंस्टाग्राम पे फोटोज लड़कियां डालती हैं, लड़के डालते हैं, वो सब क्या होते हैं? फिल्टर लगे होते हैं। आप उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि एक्चुअल में ये ऐसे ही दिख रही है या नहीं, राइट। जो पहले के टाइम की फोटोज हुआ करती थी वो एकदम रियलिस्टिक हुआ करती थी कि हाँ यार ये बंदा है तो मैच हो जाएगा। आज के टाइम पे हर कोई स्टार बना हुआ है, हर कोई टिकटॉकर है, हर कोई इंस्टाग्राम पे फुल अपने आप में स्टार है। तो वहां पर आपको भी पता है कि सब लोग अपने फेस के आगे इतने फिल्टर्स लगा लेते हैं कि हमारी जो रियल फोटो है, जो रियल पिक्चर है, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे हाइड हो जाती है। हमारी जो इम्प्योरिटीज है वो हम देख नहीं पाते। तो उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। जब हम अपनी असली शक्ल को पीछे कर देते हैं और एक फिल्टर आगे चढ़ा देते हैं, उसे लिपस्टिक बिंदी लगा के मार्केटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग कैसे होती है? बिल्कुल होती है।
अकाउंटिंग क्या होती है? जो हमारे बिजनेस के फैक्ट्स हैं, हमारे जो प्रॉफिट्स है, हमारे जो लॉसेस है, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की जो समरी है, ये सब क्या है? ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर हमें इसे बाहर वालों को प्रेजेंट करना है तो हम अलग अलग इंसान को अलग अलग तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोन लेने जाना है किसी बैंक के पास, तो आप क्या करोगे? आप अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से प्रेजेंट करोगे कि देखो हम बहुत ट्रस्ट वर्दी है, हम बहुत क्रेडिट वर्दी है, हमें लोन दे दो, कल को हम पैसा नहीं डुबाएंगे आपका। तो बैंक्स के आगे हम शो करना चाहेंगे कि हमारे बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा है, पिछले 5 सालों से हमने बहुत अच्छा काम किया है, अपनी बिल्कुल पॉजिटिव साइड हम जितनी नहीं भी उससे भी ज्यादा पॉजिटिव साइड हम शो करना चाहेंगे। बट अगर यहीं पे गवर्नमेंट टैक्स लेने आ रही हो तो हम क्या शो करेंगे कि नहीं हमें तो बिल्कुल प्रॉफिट ही नहीं हुआ, सारा तो खर्चा में निकल जाता है, इनकम के नाम पे हमारा जीरो है, प्रॉफिटेबिलिटी भी एकदम जीरो है, टैक्स के लिए हमारे जेब में पैसे ही नहीं है। तो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपका, वही कंपनी है, लेकिन उसको आपने प्रेजेंट किस तरह किया। और ये सारे जो प्रेजेंटेशन है, आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? तो लिखित होता है। यस, सीए जो होता है उनका काम ही ये होता है, चीजों को इस तरह से प्रेजेंट करना, फैक्ट को इस तरह से शो करना जो कंपनी के फेवर में हो, राइट, यूजर्स के फेवर में नहीं। तो इस पूरी कहानी को हम क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग करना। किसी चीज को लिपस्टिक बिंदी लगा के प्रेजेंट कर देना जैसा जिस सूरत में चाहिए। वही हीरोइन माँ भी बन जाती है, वही हीरोइन माँ की बेटी बन के एक्ट्रेस बन के भी दिख जाएगी। तो ये क्या होता है? ये मेकअप का कमाल होता है। लड़की अंदर से वही होती है लेकिन मेकअप बदल जाता है। तो वही चीज विंडो ड्रेसिंग में होती है कि वही फैक्ट्स होते हैं लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका किस यूजर के आगे हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ये तो बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात है, तभी तो हम इसको लिमिटेशंस के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। आई होप आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि हम जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूट्यूब पर लेकर आने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला कि सिर्फ 2 क्लासेस मैंने ली और 5 क्लासेस के लिए मैं कहूँ कि आप मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने आओ। हम सारे के सारे एजुकेशन कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे फ्री पे पढ़ाने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।